सो दिस इज़ द फाइनल नोट्स जो आप प्रॉपरली इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है मैंने। स्टार्टिंग में अगर हम अगस्त कॉम्ते की बात करते हैं, ही इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। टुडे द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी विल इमर्ज। यहाँ पे आज जो भी डिस्कशन हम करेंगे, सो सोशियोलॉजी का फॉर्मेशन का प्रॉपर बैकग्राउंड यहाँ से मिल जाएगा और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो होप इतने कम टाइम में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। सो आई थिंक यू पीपल विल लाइक इट एंड give your feedback also. It will give the motivation to do the best as much as I can. So अगस्त कॉम्टे ने जो भी सोशियोलॉजी अभी का टाइम है, सो उसके लिए जितने भी आप कह सकते हो कि पूरी जो थ्योरी स्टार्ट की थी, किस तरीके से इमरजेंस हुआ सोसाइटी का, एंड उस सारे चीज़ों के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर आप कह सकते हो नामकरण किया था अगस्त कॉम्ते ने। एंड फ्रांस में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था वो भी अगस्त कॉम्ते ने ही किया था। सो बात करते हैं स्टार्टिंग में। जस्ट गिव मी आई विल गिव यू एन ओवरव्यू। डार्क एज 5th to 15th सेंचुरी से स्टार्ट होकर मॉडर्नाइजेशन या फिर आप रेनाइसा पीरियड कह सकते हो 1760 से स्टार्ट हुआ। एंड जो भी सेकंड फेज था इंडस्ट्रियलाइजेशन का 1789 to 99 तक चला। साइकोलॉजिकल चेंजेस आए, लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, सोशियोलॉजिकल चेंजेस आए, चेंज इन लाइफ स्टाइल आया, लोग गाँव को छोड़कर शहर की तरफ जाने लगे एंड लव मैरिज स्टार्ट हो गई, डिवोर्स भी स्टार्ट हो गए। इकोनॉमिक, अगर आप सोशियोलॉजिकल चेंजेस की बात करोगे तो एजुकेशन में लोग एजुकेटेड होने लगे, मशीन्स ज़्यादा यूज होने लगी, अर्बनाइजेशन आया, आइसोलेशन भी स्टार्ट हुआ। अगर आप बात करते हो कि अपने जॉइंट फैमिली से अगर बंदा बाहर आके अगर कमा रहा है तो फिर आइसोलेशन ऑफ कोर्स इंक्रीज होगा। अगर आप बात करते हो स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे करंट सिनेरियो में बात करते हैं मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग, अगर हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं बोथ आर वर्किंग, तो उससे क्या होगा, अगर इनकम आपकी ज़्यादा अच्छी होगी तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कोर्स आपकी फैमिली में ज़्यादा होगा इन कंपैरेटिव टू सिंगल अर्निंग, तो वो चीज़ें बढ़ने लगी, बट उससे आइसोलेशन भी बढ़ता है। सो इकोनॉमिक चेंजेस की बात करते हैं कि इकोनॉमिक चेंजेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, लोग इकोनॉमी के ऊपर बात करने लगे, जीडीपी बढ़ने लगा। सो ये सारी चीज़ें हुई। पॉलिटिकल चेंजेस की बात करते हैं, डिफरेंट पार्टीज एमर्जेस। सो ये सारी चीज़ें मॉडर्न सोसाइटी में स्टार्ट हुई। लेट्स लुक एट दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो। लेट मी शो यू कि स्टार्टिंग में आप अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बात करते हैं, हम ये कॉपी उसमें बुक में भी दी गई है तो आप वहाँ से भी वो कर सकते हो, और बाकी आप गूगल में भी मिल जाएगा ये फिगर आपको और क्लियरली वो करने के लिए, मेंशन करने के लिए आप अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो। बट आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई कि हाँ एक्चुअली इस फिगर में बोला क्या गया है। स्टार्टिंग से अगर आप बात करते हो इस पॉइंट से, दिस इज द एक्सिस वेयर द सोसाइटी एंड टाइम पीरियड इज इमर्जिंग, हियर द टाइप्स ऑफ सोसाइटी हैज डेवलप। तो डार्क एज होता है, डार्क एज में जब स्टार्टिंग की बात होती है कि ह्यूमन वर लाइक इन एंशियंट टाइम, ह्यूमन वर ट्राइंग टू मेक वेपन्स थ्रू स्टोन्स, जितने भी था उसको सोसाइटी का कुछ पता नहीं था। पहले स्टोन एज हुआ, फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन हुई, फिर वैदिक एज आया, उसके बाद मॉरियन एज, पोस्ट मॉरियन, वो सारा चीज़ें डेवलप होने लगी, टूल मेकिंग वगैरह होने लगी। फिर अगर आप डार्क एज से थोड़ा सा आगे चलोगे, अग्रेरियन स्टार्ट हुआ। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जब फॉर्मेशन, अग्रेरियन रिवॉल्यूशन आया, जब चीज़ें थोड़ी डेवलप हुई तो इंसान एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगा, खुद से प्रोडक्शन करने लगा। बट एग्रीकल्चर उस फॉर्म में नहीं था कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, बट जितनी भी अपनी खुद की नीड्स थी फुलफिल होती थी एंड इंसान उसको पूरी कर लेता था। उसके बाद ये एग्री इकोनॉमी में थोड़ा स्मॉल कम्युनिटी आई, एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग, और जब खुद से हार्वेस्टिंग करके कंज्यूम करता था। सो उसके बाद 1760 से फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए यूरोप में, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया उसके बाद, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर या सेकेंड मॉडर्निटी की बात करते हैं 19th सेंचुरी में। सो ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन था यूरोप में, उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, एंड देन यहाँ से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक्चुअली में स्टार्ट हुआ। इसे फर्स्ट मॉडर्निटी कहेंगे और इसको हम सेकेंड मॉडर्निटी कहेंगे फ्रेंच में। ये यूरोप की है, ये फ्रेंच की है, एंड यहाँ से इसी दैट्स व्हाट आई हैव मेंशन हियर, सेकेंड मॉडर्निटी, यहाँ से सेकेंड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट आता है। आफ्टर दैट अगर हम मॉडर्निटी के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्या क्या चेंजेस आए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट,
नेचुरलाइजेशन ओल्ड रिचुअल्स एंड कन्वर्ट इनटू न्यू रिचुअल्स, जितने भी पुराने फॉर्म्स थे वो नए में चेंज होने लगे। चाहे आप न्यूक्लियर फैमिलीज की बात करो या फिर पहले अरेंज मैरिज होती थी फिर लव मैरिज होने लगी। उसके अलावा अगर आप पहले लाइक डिफरेंट सेक्सुअल मैरिज होती थी, बट अभी क्या है बाइसेक्सुअल भी होने लगा है कि सेम सेक्स के लोग शादी करने लगे हैं। सो दीज वर द साइकोलॉजिकल चेंजेस, लोगों के दिमाग में चेंजेस आने लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लगा, जितनी भी ट्रेडिशनल चीजें थी मॉडर्न में आने लगी। सोशोलॉजिकल चेंजेस, अर्बनाइजेशन, एनवायरमेंटल चेंजेस, ग्लोबलाइजेशन, डेमोक्रेसी इंक्रीज्ड। अगर आप करंट सिनेरियो में भी बात करें या वैसे भी डेमोक्रेसी इंक्रीज होने लगी। जैसे चार्टर एक्ट वगैरह आया था तो लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए थे और उसके बाद उन्होंने राजा से सिग्नेचर कराया था, दैट इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा। उसके अलावा एजुकेशन चेंजेस, मशीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का चेंज होने लगा। तो ये सारी चीजों के चेंज होने लगे। अगर हम जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम यूएस की बात करते हैं तो वहां पे एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। इंडिया में क्या है, इंडिया में एक्सटेंसिव फार्मिंग नहीं होती, इट इज काइंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड सेमी ट्रेडिशनल फार्मिंग कह सकते हो कि हाँ इक्विपमेंट यूज होने लगे हैं। बट यूएस क्या करता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वीट का प्रोडक्शन करता है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। बिकॉज इतना लैंड ऐसा नहीं है कि हाँ वहां पे बहुत ज्यादा लैंड है इसलिए प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। एंड इसी को जो भी प्राइस वगैरह बैलेंस करने की वजह से कि बहुत सस्ता गेहूं ना हो जाए, यूएस बहुत हजारों टन गेहूं जला देता है कि मार्केट में इतना फ्लो ना हो, तो इम्बैलेंसिंग ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बात करते हो कि अर्ली पीरियड में एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट जितनी भी चीजें धीरे धीरे होने लगी, करंट टाइम में एजुकेशन आया। बिकॉज पुराने टाइम में क्या होता था कि एजुकेशन कम थी, लोग बहुत कम अवेयर थे और अंधविश्वास बहुत ज्यादा करते थे चीजों पे। बट अगर करंट टाइम की बात करें, एजुकेशन इंक्रीज हुई, मनी आने लगी, फैसिलिटी आने लगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा, अवेयरनेस डेवलप होने लगी, मार्केट डेवलपमेंट हुआ एंड योर लाइक आपकी जब पैसा आने लगता है तो परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे इंटरनेट एक्सेस करने लगे हम, तो अभी क्या है इन्फॉर्मेशन इजी हो गई है। पहले बहुत टफ हो जाता था, अगर जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करते थे इतना डेटा अवेलेबल नहीं होता था, लोग इतने अवेयर भी नहीं थे, यूज इतना नहीं था। बट जब से आप कहोगे कि लास्ट 4 to 5 ईयर से चीज़ें चेंज हुई हैं, बट कोविड के बाद चीज़ें और ज़्यादा चेंज हो गई हैं एंड नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग डिजिटल डे बाई डे। So these many changes has happened in the society. So अगर ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, उसके कुछ चैलेंजेस भी थे या फिर आप कहोगे कि ड्रॉबैक्स थे। सो क्योंकि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, सो जितने भी फैसिलिटीज़ डेवलप हुई है मॉडर्निटी से, बट काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुए हैं चीज़ों को। सो लेट्स डिस्कस अबाउट, अगर सोशल चेंजेस की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, बट न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है। सिटीज़ मोर डेवलप्ड, अभी जो भी सिटीज़ हैं मोर डेवलप्ड हो गई हैं। कंजेस्टेड होम्स होने लगे हैं। पहले क्या होता था कि बहुत खुले खुले घर रहते थे, लोग गांव में रहते थे, बट अभी क्या एक छोटे से 2 BHK 1 BHK 3 BHK फ्लैट्स में रहते हैं। पहले बीघा में लाइक पहले हम अगर गांव की बात करें तो घेर होता है जिसमें बहुत सारे गाय भैंसें बंधी होती थी। अगर हम जब दादी के यहाँ जाते थे तो वो सारे मतलब काफ़ी बड़े बड़े घेर होते थे, 4-5 भैंसें बंधी होती थी। वहाँ से दादाजी गाय भैंस वगैरह पालते थे और खेती वगैरह करते थे। तो उस टाइम की चीज़ें और अभी में बहुत डिफरेंस हो गया है। अर्बनाइजेशन चेंज हो गया, उसके बाद अर्बन डिजीजेस बढ़ने लगी हैं। जैसे इटली की बात करें, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी, बट जब डेवलपमेंट हुआ, बिकॉज एक होता है बियरिंग पावर, तो अगर आप चीज़ें हर चीज़ को एक्सट्रीम प्योरिटी और एक्सट्रीम अगर आप सैनिटेशन की बात करते हैं, अगर हर चीज़ एक्सट्रीम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कोविड इफेक्ट वहाँ ज़्यादा हुआ। Indian people were less affected by this and that was the reason. Divorce rate बहुत increase हो गया है just because of the isolation. Involvement family का कम हो गया है। So पहले mediation होता था कि हाँ दोनों family के लोग आते थे, bride and grooms के जो भी problem होती थी patch up हो जाता था and people start staying together. But अभी चीज़ें क्या हैं, people are taking it on their ego. छोटी छोटी सी बातों पे प्रॉब्लम होने लगी है एंड देन डिवोर्स रेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंट डेटाज। न्यूज़पेपर्स में भी बहुत बार आता है
जब सोसाइटल किसी आर्टिकल आता है चीज़ों में, तो ये सारी चीज़ें उसमें एक्चुअली में शो की जाती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुसाइड्स, क्योंकि आइसोलेशन बढ़ेगा तो सुसाइडल नंबर भी बढ़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लोग कम चीज़ों में भी अपना काम चलाते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज यूपीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा था ऑन सुशांत सिंह राजपूत इन मेंस। सो हम मतलब डिफरेंट एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट मेकिंग अंडरस्टैंड कि हाँ चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई हैं या चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं। ये ड्रॉबैक्स भी हैं, मॉडर्निटी के बेनिफिट्स के साथ साथ काफ़ी ड्रॉबैक्स भी हैं या चैलेंजेस कह सकते हो। मेंटल डिजीजेस बढ़ने लगी हैं बिकॉज सोशल गैदरिंग कम हो गई है। लोग अपनी फैमिली अपनी मतलब आपस में ही कोई गैदरिंग नहीं होती, या फिर हर चीज़ को पैसे से तोलने लग जाते हैं, तो उससे आइसोलेशन बढ़ता है और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो अपने आप से भी और सोसाइटी से भी काफ़ी बढ़ जाती हैं। दैट इज लीडिंग टू सुसाइड, एंड these are not my thoughts, these are thoughts given by एमिले डर्कहाइम एंड कार्ल मार्क्स ने भी ये सारी चीज़ें, ये थ्योरीज दी हैं। सो दीज मैनी थिंग्स हैज़ हैपन बिकॉज अगर हम एमिले डर्कहाइम की बात करते हैं, ही हैज़ कलेक्टेड द डेटा फ्रॉम पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स एंड गेट द थ्योरी ऑफ सुसाइड। उसके बाद उन्होंने बोला था कि अपनी थ्योरी में ही सेड दैट सिंगल पर्सन कमिट सुसाइड मोर। अमीर ज़्यादा सुसाइड करता है, गरीब कम करता है। उसके बाद जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो ज़्यादा सुसाइड करता है, जिसके बच्चे होते हैं वो नहीं करता। अगर आप बात करते हो कि फेस्टिव टाइम, समर टाइम में लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं, फेस्टिव टाइम में कम करते हैं, बिकॉज इंसान जो भी इंसान होते हैं वो अपने आप को खुश महसूस करते हैं। दे फील हैप्पी व्हेन दे आर विद देयर फैमिली एंड दे आर विद देयर फ्रेंड्स एंड गैदरिंग होती है। बिकॉज आइसोलेशन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। योर एस्पिरेशन विल बी क्वाइट हाई, बट इट कुड बी पॉसिबिलिटी दैट यू विल फील लोनली। एंड ये सोसाइटी है, बिकॉज मुझे लगता है जब से मैंने सोशियोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया, आई थिंक माई पर्सपेक्टिव इज गेटिंग चेंज डे बाय डे। एंड आई थिंक ये सब्जेक्ट पढ़ने से बाकी सारी चीज़ें हो ना हो, बट आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाएगा। आपको जो सोसाइटी को देखने का नज़रिया वो काफ़ी बदल जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू टू टेक योर सेल्फ इन द नेक्स्ट लेवल, कि आप नॉर्मल लोगों की तरह, मतलब नॉर्मल इन द सेंस कि आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल गेट मैड, बट इट इज़ लाइक दैट योर अंडरस्टैंडिंग विल बी डिफरेंट। आप हर चीज़ को बहुत पॉजिटिविटी की नज़र से देखोगे, और जितनी भी एजुकेशन, जितना भी इंसान जब जितना ज़्यादा ज्ञानी होता है, आपने सुना होगा कि जो जिस पेड़ पे सबसे ज़्यादा फल लगते हैं तो वो सबसे ज़्यादा झुकता है। तो आप किसी को भी एग्जाम्पल ले सकते हो। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर हैं जिन्होंने दृष्टि आईएएस का फॉर्मेशन किया है, दो उन्होंने यूपीएससी निकाला था, बट उसके बाद भी उन्होंने जॉब छोड़ी। तो कोई भी एग्जाम निकलता है या नहीं निकलता तो उससे ना हमारी लाइफ का अंत नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग हैं, आप रोमन सैनी की बात करेंगे, ही हैज़ लेफ्ट हिज जॉब वेरी अर्ली, ही क्लियर द एग्जाम एट द एज ऑफ 22 में ही क्लियर द एग्जाम। और अगर उसके बाद ही जस्ट लेफ्ट द जॉब एंड देन ही फाउंडेड एन अकेडमी एंड ही हैज़ बिल्ड द 4,000 crore company, and abhi it's growing like anything. So these are the things that will make changes in your life as well. Apart from this, let's come to the point. So increase in individualism बढ़ रहा है, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी, आप कह सकते हो कि चेंजेस पुअर फैमिली, और जो भी चेंजेस स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है कि लेवलिंग होने लगी है, लेवल्स चेंज हो गए हैं। जैसे आप लेवल की बात करेंगे, जैसे एक क्लास में किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है, तो होगा कि हाँ एक जिसको ज़्यादा समझ आ जाता है लोग उसे इंटेलिजेंट समझने लगते हैं, जिसको कम समझ आता है, थोड़ा धीमे समझ में आता है, उसको एवरेज समझते हैं। सो ये सोसाइटी बोलती है, ये सोशोलॉजिकल थिंकर्स बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट वॉट एवर दे हैव सीन इन द सोसाइटी दे हैव गिवन इन टर्म्स ऑफ थ्योरीज, एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू थिंक इन दैट वे ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बात करते हो रिच एंड पुअर, अगर किसी गरीब फैमिली का बच्चा हो और एक अमीर फैमिली का बच्चा हो, या फिर जिसको रिसोर्सेज इजीली मिल रहे हैं, सपोज
करो कि एक गरीब फैमिली का बच्चा एग्जाम दे रहा है और एक अच्छी फैमिली, मतलब एक रिच फैमिली का बच्चा एग्जाम दे रहा है. बिकॉज रिच फैमिली गाय और गर्ल विल बी गेटिंग एवरीथिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड रेस्ट ऑफ अदर एम्यूनिटीज. पुअर फैमिली का बच्चा है हु इज नॉट गेटिंग प्रॉपर रिसोर्सेज, सो हु विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम अर्ली. डिपेंड करता है, एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, बट अगर we will compare it, then we will get that the rich family guy will get the amenities, and who the possibility and probability to clear that exam will be more in if we will compare to the guy who belongs from a poor family. So this is the discrimination which is given by, and the theory which is given by multiple thinkers. Similarly, that's why this modernity has lead to the increase in the society in European culture. तो ये सारी theories दी हैं different thinkers ने. After that, उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लोग डिवाइड करते हैं. रिच पुअर के बेसिस में करते हैं, मेरिट के बेस पे करते हैं कि कोई अच्छा है या कोई बुरा है, फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. पावर के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं. पावर की अगर बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, सपोज टू एस्पिरेंट्स हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, एक का एग्जाम निकल जाता है, एक का नहीं निकलता है. सो लोग डिवाइड करने लगते हैं, बिकॉज जो आईएएस की पार होती है जो निकाल लेता है, और जो नॉन आईएएस है जो जिसका एग्जाम नहीं निकला, तो ऑफकोर्स दोनों की पार में डिफरेंस होगा. सो लोग उसी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं आपको. सो दीज आर इकोनॉमिक चैलेंजेस. इफ वी टॉक अबाउट टैक्स इवेजन करने लगे लोग जब इकोनॉमिक चैलेंजेस या मॉडर्निटी आने लगी, क्योंकि यूरोपियन कल्चर में लोग टैक्स की चोरी करने लगे. क्योंकि मॉडर्नाइजेशन आया तो उनको बहुत सारे ट्रिक्स मिलने लगे कि हाँ टैक्स की चोरी कैसे की जा सकती है. उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा धीरे धीरे, बिकॉज आप कह सकते हो कि जब मशीन्स आने लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया, सो जो लो स्किल्ड वर्कर्स थे दे फील अफेक्टेड, एंड बाय दिस दे लूज देयर जॉब्स. हायर एंड फायर का सिचुएशन होने लगा इंडस्ट्रीज में, that leads to the unemployment. Apart from this, capitalism increases, which causes the gap between poor and rich, या फिर bourgeoisie and proletariat. Apart from this, increase the number of unskilled labor, that example which I have already given. So the complete artificial intelligence, suppose करो कि सोसाइटी में artificial intelligence आ जाता है, because nowadays we can take the example of Alexa. I have read an article where I have seen that somebody has filed a case against Amazon and Alexa. I mean, Alexa is the product of Amazon. So an article was there that somebody has asked a question that, Alexa, what should I do? I am not feeling good, and what can I do for the environment? So the Alexa has answered, you can kill yourself so that the one person will finish from earth, and in that you can contribute in the preservation of the environment. So ये एक ऐसा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह नहीं सोच सकता. कोई डिवाइस कैसे बोल सकता है आपको कि आप आप सुसाइड कर लीजिए तो आप इन्वायरमेंट को बचा सकते हो, एक इंसान धरती पे से कम हो जाएगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट वर्क एज द ह्यूमन थिंग, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं, मशीन एरा इज इंक्रीजिंग द large number of unemployment labor from the factories, because machine अगर आप handicraft या चीज़ों को, because everybody was leaving those traditional things and they are trying to adopt the things which is ready made, and that's why unemployment is increasing day by day, and ये सारी चीज़ें और भी बढ़ेंगी. See, I think you are seeing that these lines, but my kid was playing with my notes and she has mentioned these lines, so bear with it. So I hope you are able to see the lines also. So unequal distribution of resources, because these facts I have discussed multiple times in previous videos also, because जो इंडियन सोसाइटी या फिर अगर वर्ल्ड की भी बात करते हैं तो
10% मिनिमम जो एवरेज है, 10% लोग हैं जिसके पास 90% वेल्थ है वर्ल्ड का, और जो 10% वेल्थ है वो बाकी 90% लोगों के पास है. तो ये एक जस्ट एक डेटा है जो कि जनरली मैगजीन्स में आता रहता है, एंड दैट इज वाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, प्राइवेट कंपनीज एक्सप्लॉइट द लेबर, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो भी वर्कर्स हैं एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उनको सैलरी उस तरीके से नहीं मिल पाती है. अगर आप बात करते हो या उसके भी, सपोज करो कि एक फैक्ट्री वर्कर है, उसको 8 घंटे का 10,000 मिलता है, बट ओवर टाइम बिकॉज उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया है. आई थिंक दिसंबर में 5.06% था, अभी के लिए 6.7% हो गया. तो इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है. तो ये प्रॉपरली एक्सप्लॉयटेशन है, बिकॉज इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो फिर सैलरी भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है. सो इकोनॉमी गिव्स अस द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि सोसाइटी में एक्चुअली में चल क्या रहा है. सो जो होलिस्टिकली ये चीज़ें पढ़ते हैं तो वो हमेशा एक सही आंसर देते हैं. अदरवाइज जो लोग ठीक से, जिनको पता नहीं होता कि एक्चुअली इकोनॉमी कैसे रन कर रही है या क्या हो रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि हाँ थिंग्स आर गोइंग गुड and things will be better day one day things will be better, so they are just hoping for the same. So these things, apart from this, अगर हम ब्लैक मनी के कॉन्सेप्ट में बात करें, जैसे ब्लैक मनी का पॉइंट आई हैव मेंशनड हियर, तो ब्लैक मनी के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं तो ब्लैक मनी इज दैट जिसपे लोग टैक्स नहीं देते, दैट इज कॉल्ड ब्लैक मनी, जिसका डिस्क्रिप्शन कहीं पे भी डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन में कोई नहीं देता है. तो ब्लैक मनी में क्या होता है कि वन साइड गवर्नमेंट इज थिंकिंग के इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपी है, बट ऑन द अदर साइड पैरेलल, बिकॉज ब्लैक मनी आपके इकोनॉमी सिस्टम में एक पैरेलल इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप कर देती है. गवर्नमेंट सोचेगी कि 100 करोड़ है, बट पैरेलल इकोनॉमी में किसी भी फॉर्म में वो जो ब्लैक मनी है वो वाइट मनी में कन्वर्जन के लिए जो भी ब्लैक मनी ओनर होता है वो ट्राई करता है कि उसको इकोनॉमी में किसी तरह से इंसर्ट कर दिया जाए. वेदर इट इज हवाला सिस्टम सुना होगा आपने कि जो मनी होती है उसको ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है हवाला के थ्रू. सो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है ये. तो इसी हिसाब से चीज़ें डेवलप होने लगती हैं. इन सब की वजह से अगर 1000 करोड़ एक्स्ट्रा, 900 करोड़ एक्स्ट्रा इकोनॉमी में आ गया जिसका कोई अता पता ही नहीं है प्रोडक्ट में, तो क्या होगा कि इससे इंक्रीज हो जाती है प्राइजेस किसी भी प्रोडक्ट की, एंड इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो ये अगेन सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा हार्म करता है. सिमिलरली पॉलिटिकल चैलेंजेस एंड मॉडर्निटी की बात करते हैं. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लीडर्स, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी में होता है. क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अभी काफ़ी ज़्यादा यूपी के उसमें करंट अफेयर्स में भी रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी पार्टी के कैंडिडेट्स हैं उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को आप पब्लिक को शो करिए, पीपल विल गिव द वोट, वेदर इट इज एनी पार्टी, बाय रूलिंग पार्टी बीजेपी और सम अदर कांग्रेस, डिफरेंट Sapa, BSP, and Aam Aadmi Party. So there are like all other parties. So Supreme Court has given these instructions to them. Apart from this, caste based politics होती है जिसमें सोसाइटी को डिवाइड किया जाता है. हायर क्लास इकोनॉमिक सोसाइटी, लोअर क्लास इकोनॉमिक सोसाइटी, दिस इज लोअर कास्ट, मिडिल, हायर कास्ट एंड लोअर, लाइक this religion, that religion, Hindus, Muslims, Christians, and so on. So that is why. Apart from this, रीजनलिज्म आता है कि वेस्ट और ईस्ट में, हम वेस्ट यूपी से हैं, हम ईस्ट यूपी से हैं, या फिर हम वेस्ट इंडिया से हैं, आप साउथ इंडिया से हो. ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप, इसी में वर्क करते हैं. सो प्रेशर ग्रुप जैसे एनजीओ है, सिविल सोसाइटीज ट्राई करती हैं फंक्शन इसी तरीके से हो प्रॉपरली, और जो डिस्क्रिमिनेशन हो वो ना हो. सो दीज आर द, दे प्ले एज द सेफ गार्ड फॉर द डाउन रिडन सेक्शन एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस ऑफ एनी religion, any caste, and they try to fight for human rights.
अपार्ट फ्रॉम दिस कम्युनलिज्म की बात करते हैं। अगर सांप्रदायिकता, या आप सांप्रदायिकता का मतलब हुआ कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हो, लेकिन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हो, यू कांट से दैट यू डोंट हैव राइट to say wrong to any religion, because that is not the right way. If you are educated, if you know about society, you can't do that, because you can respect your own religion, that is pretty fine, nobody will stop you. But if you will criticize other religion, you will say bad things about other religion, that is not the right way, and sociological thinkers always talk about it. Similarly, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में भी बात करते हैं, सो दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए. एंड एट द लास्ट, प्रिपेयर दिस डायग्राम, इट विल गिव इमर्जेंस ऑफ सोसाइटी का डायग्राम है. सो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप अपने आंसर राइटिंग करेंगे. सो डार्क एज, मॉडर्निटी एंड इट्स फॉल आउट, कैसे मॉडर्निटी और उसका फॉल आउट हुआ. उसके बाद आई विल जस्ट क्विकली वाइंड अप दिस. सो उसके बाद सोशल मॉडर्निटी आई, इकोनॉमिक मॉडर्निटी, पॉलिटिकल मॉडर्निटी, सोशल चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस. आफ्टर दैट उसके बाद इंटेलेक्चुअल व्यूज आया, लाइक एनलाइटनमेंट हुआ कि जो पुनर्जागरण था, लोगों में समझ डेवलप हुई कि हाँ क्या चीज़ है, क्या गलत है, किस चीज़ के लिए आपको जो इवोल्यूशन है वो होना चाहिए, और किस चीज़ के लिए आप मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी क्रांति का हो गया आप वो कैसे स्टार्ट कर सकते हो. उसके बाद क्वेश्चन अराइज हुए एंड इमरजेंस किस तरीके से यहाँ से साइंटिफिक व्यू डेवलप हुआ, पॉलिटिकल चैलेंजेस, पॉलिटिकल मॉडर्निटी, पॉलिटिकल चैलेंजेस के बाद साइंटिफिक व्यू डेवलप हुआ. एंड देन एट लास्ट इमरजेंस ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे द बर्थ ऑफ सोसाइटी, यहाँ से फॉर्मेशन हुआ सोसाइटी का. इन 1838 में अगस्त कॉम्ते ने इसको, मोर ओवर ही हैज गिवन सोशल फिजिक्स, उनको उस टाइम पे सोशोलॉजी नहीं बोला जाता था, सोशल फिजिक्स बोला. बट आफ्टर दैट दिस इज द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी दैट इब्न खालदून ने दिया था ये. सो ही हैज यूज दैट टर्म. So at last, just go through this question and try to make your own points, try to make the model answer for that. What do you understand by sociology and what is society? 10 marker question for 150 words. Discuss the emergence of society in 150 words. Apart from this, what do you understand by the term modernity and what are fallouts of modernity? 300 words, 20 marks. Hope you like it, and this is the end of the चैप्टर. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसमें आई थिंक कुछ पॉइंट्स हैं, आई विल ट्राई कि मैं उसको आई थिंक नेक्स्ट 10 मिनट्स में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं. एंड दिस चैप्टर विल बी गोइंग टू फिनिश इन नेक्स्ट 10 मिनट्स.